In previous class, I told you about the rulers of Delhi and what was the time period and which dynasty ruled over Delhi during the Medieval period. But today, we will read finding out about the Delhi Sultans. Although inscriptions, coins, and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. Tariq. Tariq is a singular word and Tawarikh is a plural word. Written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. दिल्ली सुल्तानों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं या उसकी खोजबीन शुरू करते हैं तो उनमें सबसे जो अच्छे जो एविडेंसेस जो मिलते हैं उनमें इंस्क्रिप्शन हैं, कोइंस हैं, है ना, और ये बहुत सारी जानकारी हमको देते हैं। स्पेशली इसमें वैल्यूएबल हिस्ट्री है और एक वर्ड होता है तारीख जिसको सिंगुलर वर्ड होता है, एक होता है तवारीख इसको प्लूरल होता है। तो पारसी जो भाषा है, फारसी भाषा में तो दिल्ली सुल्तानों की जो भाषा रही, एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज रही वो कौन सी रही? फारसी रही, ठीक है ना। यानी फारसी भाषा में ही वहाँ पर सारा जो है प्रशासनिक देखभाल होता था। द ऑथर्स ऑफ द तवारीख वर लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तो जो तवारीख के लिखने वाले जो ऑथर्स थे, राइटर्स थे, है ना, वो लोगों से सीखते थे। जैसे सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, पोइट थे, कर्टियस थे, जो कि इस प्रकार के इवेंट्स को जो है इवेंट्स के बारे में लिखते थे और शासकों को सलाह देते थे गवर्नेंस के बारे में और रूल के बारे में उन्होंने इसको महत्व को भी बताया है ना, तो उसको विस्तार से बताया है। तो एक ऐसा टर्म आता है द सर्किल ऑफ जस्टिस, इसको कहते हैं न्याय का व्रत। तो फ़खर मुदब्बिर रोट इन द 13th century। फ़खर मुदब्बिर जिसको 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। एक राजा बिना सिपाहियों के सर्वाइव नहीं कर सकता है और सिपाही जो है बिना सैलरी के नहीं रह सकते हैं। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीसेंट्स, और जो सिपाहियों को जो सैलरी दी जाती थी वो जो है पीसेंट्स से जो है उसको कलेक्ट किया जाता था। बट पीसेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पिरियस एंड हैप्पी। लेकिन पीसेंट जो होते थे वो रेवेन्यू कब पे करते थे? जब वो काफ़ी समृद्ध और खुश होते थे। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। अभी हुआ क्या कि जब राजा ने जस्टिस को प्रमोट किया और ईमानदार सरकार को प्रमोट किया, ठीक है ना। कब प्रमोट किया था? तो जब उन्होंने उसको और बढ़ाया, यानी कि उसको प्रमोट किया, जस्टिस को प्रमोट किया, ऑनेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट किया गया। तो ये सब कुछ जो है इसको सर्किल ऑफ जस्टिस कहा गया है। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज, मेनली दिल्ली, एंड हार्डली इवन एवर इन विलेजेस। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज for sultans in the hope of rich rewards. These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. To keep the following additional details in mind, है ना। माइंड के अंदर जो एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हैं उनको रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो तवारीख के जो ऑथर्स होते थे जो कि शहरों में रहते थे, मुख्यतः दिल्ली में, और हार्डली ही वो गाँव में जाते थे, है ना, और उनके द्वारा जो हिस्ट्री लिखा जाता था सुल्तानों के बारे में वो एक आशा के साथ कि उनको नाम दिया जाएगा, इस आशा के साथ वो लिखते थे। और ऑथर्स जो है वो रूलर्स को एडवाइस भी करते थे कि उनको आवश्यकता ये है कि वो एक आइडियल सोशल ऑर्डर जो है बनाए, एक आदर्श जो है सामाजिक क्रम जो है वो बनाएं, जिससे कि ना कि बर्थ यानी जन्म के आधार पर या जेंडर के आधार पर, है ना,
तो उनके जो आइडियाज़ होते थे वो प्रत्येक के साथ शेयर नहीं किए जाते थे। तो उनके जो आइडियाज़ को प्रत्येक व्यक्ति के साथ यानी कि जो है शेयर नहीं किया जाता था। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, है ना। जैसे मैंने बताया कि 1206 में, पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी और यहाँ से जो है मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। और 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। उसके बाद 1210 से 1236 तक जो है उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है ना, वो शासन करता रहा। 1236 में इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया वो सुल्तान बनी। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनाज-ए-शिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। तो एक जो क्रॉनिकलर हुए उस एरा में, उस युग में, उनका नाम था मिनाज-ए-शिराज। तो उन्होंने रजिया के बारे में ये लिखा है कि वो बहुत ही क्वालिफाइड थे, है ना, बहुत योग्य थी अपने सभी भाइयों से, इसलिए तो उसको सुल्तान बनाया गया था। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन वह ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, है ना, एक शासक के रूप में, एक रानी के रूप में शासन करने में वो ज़्यादा जो है कंफर्टेबल नहीं थी। नॉट वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो अमीर थे, है ना, क्योंकि अमीर जो लोग होते थे उनका कहीं ना कहीं सत्ता में हस्तक्षेप होता था, तो वो उससे खुश नहीं थे, ठीक है ना, और उसको स्वतंत्र रूप से उसको शासन भी नहीं करने देना चाहते थे। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 और 1240 में उसे सिंहासन से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। किसको? रजिया सुल्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि रजिया सुल्तान जो 1236 में भारत की प्रथम महिला शासक उनको कहा जाता है, ठीक है ना, उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन मात्र 4 वर्ष तक ही वो शासक रहीं। अब हम अगर मिनाज-ए-शिराज के बारे में पढ़ते हैं तो मिनाज-ए-शिराज के रजिया के बारे में क्या विचार थे, तो आप वो इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, है ना। मिनाज-ए-शिराज ने रजिया के बारे में क्या क्या लिखा है, तो इसको एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, यानी कि अगर हम देखें तो एक टाउन से वो एक साम्राज्य कैसे बना, क्योंकि दिल्ली से बढ़कर के उसने अपना जो साम्राज्य का विस्तार किया, है ना, दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेजर सिटीज़ हैं जिनको शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था, कैप्चर किया गया था, तो वो सभी सिटीज़ के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडस रिवर से लेकर के, है ना, मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में है, इधर देवाल है, और इधर अवध और लखनौती, ठीक है ना। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, खास करके उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, उत्तर भारत और कुछ मध्य भारत का जो हिस्सा है, और इधर अगर आप जाएंगे पूर्वी भारत की तरफ, तो वहाँ तक लगभग जो है इल्तुतमिश ने जो है इन सभी स्थानों पर क्या किया था, कब्जा किया था, इनको कैप्चर किया था, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। तो इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. Hinterland क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पे दिया है hinterland, the lands adjacent to a city or port that supply it with goods and services. hinterland उसको कहा जाता है, ये वो भूमि होती है जो शहर के एक तरीके से एडजेसेंट का मतलब होता है उसकी बगल से जो लगी होती है, जहाँ से माल की और सेवाओं की सप्लाई होती थी, है ना। गैरिसन टाउन वो होते हैं ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। गैरिसन टाउन उनको कहा जाता था जो कि ऐसा शहर होता था जहाँ पर फोर्ट्स होते थे, किले होते थे, है ना, और सोल्जर्स भी वहाँ पर निवास करते थे। तो 13वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में देखें तो दिल्ली पर जो है सुल्तानों ने कब्ज़ा किया और उन्होंने अपने फोर्टिफाइड टाउन्स पर जो है ऑक्यूपाई किया, उन पर कब्ज़ा कर लिया था। सुल्तान जो है वो
चाहते थे हिंटरलैंड पे कब्जा। हिंटरलैंड जैसे मैंने बताया कि फोर्ट या पोर्ट के आसपास जो पोर्ट जो होते थे, सिटी या पोर्ट जो होते थे जहाँ से माल की सप्लाई की जाती थी, तो उन सभी पर वो अपना क्या चाहते थे, नियंत्रण चाहते थे। तो जो शहर थे, इसलिए क्या है कि वो व्यापार पर और इन सभी जो चीज़ें हैं उस पर निर्भर रहें, ठीक है ना, डिपेंडेंट रहें। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। रिबिलियन वॉर इवन बैड वेदर could snap fragile communication routes. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived the challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गैरिसन टाउन होते थे, जिनको फोर्टिफाइड सेटलमेंट कहा जाता था, बंगाल काफ़ी दूर था और सिंध, दिल्ली जो है वो बहुत मुश्किल था उस समय। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसको मंगोलों के आक्रमण का खतरा बना रहता था, क्योंकि दिल्ली पर मंगोलों ने जो है आक्रमण जारी रखे। वो केवल लूटपाट के लिए आते थे। जैसे 1221 में अगर आप देखें चंगेज़ खान आया था, है ना, तो चंगेज़ खान जब आया उस समय इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ था। तो उसने जब आक्रमण किया तो वो केवल लूटपाट करके निकल गया। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारे भारत की उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बैठा हुआ जो शासक होता था उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं था। तो ज़्यादातर क्या होता था, जो मंगोलों का जो आक्रमण होता था जो अफ़गानिस्तान से थे, वो क्या है कि वो विद्रोह कर देते थे। और विद्रोह करने का कारण क्या होता था, सुल्तान की जो कमज़ोरियाँ होती थी उनके कारण जो है उनको वो विद्रोह करते थे। और सल्तनत जो होती थी वो इन सभी चैलेंजेस को, इन चुनौतियों से वो निपटती थी। इसका जो कंसोलिडेशन हुआ तो कब हुआ, वो हुआ गयासुद्दीन बलबन के समय पर, और उसके बाद फर्दर जो एक्सपेंशन हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ है। ये ऐसे शासक हुए जिन्होंने मंगोलों के आक्रमण, जो मंगोल थे उनके आक्रमणों को रोकने का प्रयास किया। अगर हम देखें 1398 में अगर आप जाएंगे तो 1398 में जो है तैमूर आया था, ठीक है ना, वो तुर्क था तैमूर, उसने भी जो भारत पर आक्रमण किया था। तो कई ऐसे इन्वेडर्स थे जो फॉरेन इन्वेडर्स, वो कहीं ना कहीं दिल्ली को निशाना बनाते थे। द फर्स्ट सेट ऑफ द कैंपेन्स अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. तो सबसे पहला जो कैंपेन था इंटरनल फ्रंटियर्स का, सल्तनत का, उन्होंने क्या है हिंटरलैंड्स का जो एरिया था उसको कंसोलिडेट किया और गैरिसन जो टाउन्स थे जैसे फोर्टिफाइड जहाँ पर सेटलमेंट्स होता था और फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स, यू नो। तो इस कैंपेन के दौरान जो फॉरेस्ट थे गंगा यमुना दोआब में उनको साफ़ किया गया और जो हंटर गैदरर्स थे जिनको शिकार वगैरह करके जो भोजन वगैरह करते थे और जो पैस्टोलिस्ट थे, है ना, और उनके ऐसे स्थानों से क्या कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, है ना, उनको भगा दिया गया एक तरीके से। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीसेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड। और ये जो भूमि जो जंगलों को काट करके साफ़ की गई थी और पैस्टोलिस्ट और हंटर गैदरर्स को वहाँ से खाली करवाया गया था, तो उससे क्या हुआ कि जो भूमि उन्हें प्राप्त हुई सुल्तानों को, तो उन्होंने उस भूमि को किसको दे दिया, पीसेंट्स को दे दिया, फार्मर्स को दे दिया, ठीक है ना, और जिससे कि वहाँ पर कृषि को प्रोत्साहित किया जा सके, नहीं कृषि को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। और नए जो है फोर्ट बनाए गए, गैरिसन टाउन्स को डेवलप किया गया और उनको स्थापित भी किया गया जिससे कि व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखा जा सके, है ना, और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। अभी हम ये इंटरनल फ्रंटियर की बात कर रहे थे, तो इंटरनल फ्रंटियर जो था सल्तनत का, उसने क्या किया
कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, है ना, क्योंकि उसने गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था वहाँ से जो हंटर गैदरस थे, ठीक है ना, और आपके पैस्टोरलिस्ट थे, ठीक है, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया और उनको वहाँ से भगाया और जंगलों को वहाँ से साफ करके वहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया था। द सेकेंड एक्सपेंशन कब हुआ? वो एक्सटर्नल फ्रंटियर था सल्तनत का, मिलिट्री एक्सपीडिशंस, है ना, इनटू साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक इन देयर कैंपेन। सुल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स। ओके, तो जो एक्सटर्नल फ्रंटियर की हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ? सैन्य विस्तार हुआ। दक्षिण भारत से इसकी अभियान की शुरुआत किसने की थी? और ये अभियान की शुरुआत हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और बाद में उसको मोहम्मद तुगलक ने भी अपने कैंपेन्स के दौरान उसको जो है इंक्रीज़ किया था। और जो सल्तनत की जो सेना थी, जो आर्मी थी, उसने बहुत सारे घोड़े, हाथी और गुलाम, ठीक है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण धातुएं जो थी, मेटल्स जो थे, ठीक है ना, उनको लेकर आए थे वहाँ से। तो ये जब भी वो किसी अभियान पर होते थे सुल्तान, जैसे दिल्ली से वो अगर साउथ इंडिया में जा रहे हैं या मध्य भारत पर अटैक करते हैं, या अगर हम देखें तो पश्चिमी भारत के हिस्से पर अगर वो अटैक करते थे, राजस्थान हो गया आपका, मालवा हो गया, है ना, मालवा है, राजस्थान है, गुजरात है, या आपका इधर अगर आप चले जाएंगे तो ऊपर की तरफ वो साउथ इंडिया में तक जो है उनका अभियान होता था। तो इन अभियानों के दौरान वो क्या करते थे? हाथी, घोड़े, ठीक है, और जो गुलाम होते थे और जो महत्वपूर्ण धातुएं होती थी उनको वो साथ में ले आते थे। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक राइन 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent and they had defeated rival armies and seized the cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice on its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल रहा उसके अंत में, तो जो 150 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो एक हम्बल बिगनिंग हुआ, एक हम्बल शुरुआत हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का जो आर्मीज था उसने बहुत बड़े हिस्से पर, सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े हिस्से को पर उन्होंने मार्च भी किया था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, और उन्होंने अपने विरोधियों की सेनाओं को पराजित भी किया, उनके शहरों पर कब्जे भी किए। और सल्तनत ने को जो टैक्स प्राप्त होता था या उसको एकत्रित किया जाता था, पीसेंट्री यानी कि जो फार्मिंग सिस्टम से जो लोग होते थे, जो काश्तकार वगैरह होते थे, और उनसे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे, और उनके साथ न्यायिक व्यवस्था को भी डेवलप किया गया था वास्तविकता में तो कहें। लेकिन कैसे जो है उन्होंने एक कंप्लीट और इफ़ेक्टिव जो है वहाँ पर अगर हम देखें एक संपूर्ण और प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, ये एक सोचने वाली बात है ना। तो ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कैंपेन का पार्ट रहा है, और इस चित्र में आप देखें अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन इनटू साउथ इंडिया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो अभियान दक्षिण भारत में चलाया था, जिन जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया, तो वो सभी जो क्षेत्र थे वहाँ तक दिल्ली से, सोचो दिल्ली से जो शासक होता था वो साउथ इंडिया के दूरस्थ क्षेत्रों तक जो है वो अभियान चलाते थे, और वहाँ पर क्या है कि वो जाते थे और युद्ध भी लड़ते थे। युद्ध में उन्होंने पराजित भी किया, लेकिन पराजित करने के बाद वो हाथी, घोड़े, गुलाम, इन सब पर ही वो, और या जो महत्वपूर्ण धातु होते थे या महंगे जो मेटल्स वगैरह होते थे उनको साथ में ले आते थे। अब हम एक मस्जिद आप देख रहे हैं, मस्जिद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ना। इसमें एक मीनार भी है, बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। इसको 12वीं शताब्दी का जो अंतिम जो दशक था उस दौरान इसको निर्मित किया गया था। दिस वॉज द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्की ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान। ये सबसे पहली मस्जिद थी जिसको किसी दिल्ली सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। डिस्क्राइब्ड इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली कोना,
द ओल्ड सिटी, दिल्ली कोना किसको कहा जाता है, जो पुराना दिल्ली था, ओल्ड जो शहर था। द मॉस्क वाज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी, बाद में इसको मस्जिद को इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या किया, एनलार्ज किया। द मीनार वॉज बिल्ट बाई 2 सुल्तान्स, और इसकी जो मीनार है उसको 2 सुल्तानों ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। कहने का मतलब ये वो मस्जिद है जो भारत की अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली मस्जिद, क्योंकि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तराइन के द्वितीय युद्ध में, है ना। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ वो 1192 में हुआ। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद उसने 1194 में, है ना, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चंदावर, और उस युद्ध में उसने जयचंद को भी पराजित किया। तो अगर आप देखें दिल्ली से लेकर कन्नौज तक जो है उसका काफ़ी विस्तार हो चुका था। लेकिन 1200 के बाद जब मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस चला गया तो उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप दी थी, ठीक है। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय शासन में आया तो उसने जो है सबसे पहले इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और भारत में मुस्लिमों ने कहें या मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इस पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था। मॉस्क्यू क्या होता है, मस्जिद किसको कहते हैं? ए मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, यानी मॉस्क्यू हिंदी इंग्लिश वर्ड है और मॉस्क्यू को अरबी भाषा में मस्जिद कहा जाता है। लिटरली ए प्लेस वेयर अ मुस्लिम पोस्टेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, ये वो स्थान होता है जहाँ पर जो मुस्लिम श्रद्धालु होते हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, है ना, अल्लाह का नाम लेते हैं। जैसे हम लोग हिंदू होते हैं तो हिंदू कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, है ना, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही जो मुसलमान होते हैं वो कहाँ पर जो है इबादत करते हैं, इबादत वर्ड भी आता है, इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। इन कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, ऐसा एक मस्जिद था जिसको मस्जिद जामी कहा जाता है, जामा मस्जिद कहा जाता था। मुस्लिम रियल देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर, मुसलमान जो होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं साथ साथ खड़े होकर के। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर इन इमाम, और उनका जो लीडर होता है ना, और जो मस्जिद के अंदर काफ़ी एक रेस्पेक्टेड जो पर्सन होता है उसको इमाम कहा जाता है। जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वहाँ इमाम होता है। फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर ही ऑल्सो डिलीवर्स द सेरेमन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, ओके। और वो क्या करते हैं, खुतबा पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, जब फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को जब नमाज पढ़ी जाती है उस दिन खुतबा भी पढ़ा जाता है। ड्यूरिंग प्रेयर यानी कि प्रार्थना के दौरान मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, तो मुसलमान जो होते हैं उनका जो फेस होता है वो मक्का की तरफ होता है। एंड इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, अब भारत से अगर हम देखें मक्का कौन सी डायरेक्शन में है, वो पश्चिम दिशा में है। दिस इज़ कॉल्ड द किबला, और इसे क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। मक्का जो है वो सऊदी अरब में है और एक स्थान है जहाँ पर जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे उनकी दरगाह है मक्का के अंदर, तो उसकी तरफ ये फेस करके जो है प्रेयर पढ़ते हैं, है ना। तो हमारे अगर भारत में देखें तो उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना, पश्चिम दिशा में। द दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क्यूज इन सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, दिल्ली के जो सुल्तान हुए उन्होंने अनेक मस्जिदों का शहरों में निर्माण करवाया पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, उन्होंने ये दावा भी किया कि वो इस्लाम और मुस्लिमों के क्या हैं, संरक्षक हैं, है ना, उनके सुरक्षा करने वाले हैं। मॉस्क्यूज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, और मुसलमानों के अंदर जो मॉस्क्यू होता था, जो मस्जिद होता था, वो एक सेंस क्रिएट करता था, सेंस क्रिएट करने में सहायता करता था। उससे उसकी कम्युनिटी के जो बिलीवर्स होते थे, यानी कि उसके मत के अगर हम दें अनुयायी जैसे फॉलोअर्स होते हैं, उनमें एक सेंस क्रिएट किया जाता था। हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट वॉज नेसेसरी टू reinforce दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स।
तो जो भी इस विचारों की व्यवस्था को शेयर किया जाता था और एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था और ये आवश्यक होता था और उसको रीइंफोर्स किया जाता था आइडिया ऑफ कम्युनिटी को, है ना। कम्युनिटी के जो विचार हैं उसको रीइंफोर्स किया जाता था, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो अलग अलग वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आते थे, या उनका जो बैकग्राउंड था वो अलग अलग प्रकार का होता था। इस कारण से जो है उस विचार को सबके अंदर एक भाईचारा हो, एक टुगेदरनेस हो, ठीक है ना। साथ साथ तो क्या है, वो मस्जिद में जाते थे, वहाँ पर नमाज प्रेयर पढ़ते थे। आज भी आप देखें तो मुस्लिम जो हैं वो मस्जिद में जाते हैं और एवरी फ्राइडे वहाँ पे खुतबा पढ़ा जाता है मस्जिद के अंदर। तो मुसलमानों को एकत्रित करने का और अपनी शक्ति को संगठित करने का भी एक माध्यम जो है उन शासकों ने इसको बनाया, जिससे कि धार्मिक रूप से भी वो अपनी शक्ति बढ़ा सकें, क्योंकि वो अपने आप में ये सोचते थे कि हम ही मुस्लिम धर्म के असली संरक्षक हैं, असली संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को क्या किया, रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे या नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको वो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना।